स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम 2021। आपका यह एग्ज़ाम 24 अगस्त को होना तय है। तो डोलो 650 का डोज आपको दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए। भारत का संविधान, ठीक है, तो भारत के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। समय नहीं है और समय का सही इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। संविधान का ये जो पार्ट है, ये वीडियो है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि पीटी निकालने के बाद आपको यूपी ट्रिपल एससी का, उसके बाद अन्य एग्ज़ाम आपको देने हैं। चलिए देखते हैं उन सभी आर्टिकल्स को जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे चलेंगे, नो बकवास, ओनली हम लोग काम की बात करेंगे। आवाज़ आ ही रही होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, जिससे आपको इतना समझ में आ जाए कि आप पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकें। और एक और ज़रूरी बात, मैं इसे वीडियो करीब 2-3 बार मैंने कल बनाया था, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम थी। मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, तो कुछ माइक में प्रॉब्लम आई थी, तो इस वजह से मैं फिर से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरा चौथी बार ये वीडियो बनाने का, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला अनुच्छेद की बात करते हैं, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, मतलब इसके राज्य कभी भी भारत से टूट नहीं सकते। संघ का नाम इंडिया या अथवा भारत। संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना से आप ये समझिए, जो भारत के राज्यों के अलावा जो देश हैं, अगर भारत में शामिल होना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं, उनके संबंध में यह आर्टिकल है। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 3, संसद, यानी कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद द्वारा राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान में किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि बिहार से झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उड़ीसा से ओडिशा नाम में परिवर्तन, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का निर्माण, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर यह आर्टिकल कहता है कि भारत में उपस्थित जो राज्य हैं उनको या फिर एक साथ विलय कर दें, और बड़ा राज्य है तो उसको काट कर, उसका क्षेत्रफल काट कर दूसरे राज्य का निर्माण कर दें, ठीक है। ये आप बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, मतलब कि जब संविधान बना तो उस समय उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो उस समय भारत के अंदर थे, जो भारत का क्षेत्रफल था उसके अंदर थे, उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 में देखते हैं। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और
यह प्रेरित है अमेरिका के एक संविधान में एक विधेयक लाया गया, अधिकार का विधेयक, ठीक है। तो उससे प्रेरित था ये फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब ये वैसे अधिकार है जो व्यक्तियों के विकास हेतु मूल रूप से उत्तरदायी हैं, यानी कि व्यक्ति का चौमुखी विकास हेतु आवश्यक है, जिसमें भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अधिकार शामिल हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में के बीच इन मौलिक अधिकारों का वर्णन है और कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार 35, ठीक है। तो हम इनमें बात करते हैं जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, ठीक है। टॉपिक में पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कोशिश करूँगा बहुत आसानी से आपको समझ में आए। आर्टिकल है 14, विधि के समझ समता का अधिकार। मतलब कि विधि मतलब कि कानून। कानून सबके साथ समान है, ठीक है। और यह व्यवस्था जो है विधि के समान समता का अधिकार ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव न करना, यानी विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। राज्य जो है किसी भी प्रकार से व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश करिए, रिवीजन के तौर पे इसे लीजिएगा कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसी के आधार पर मैं आपको ये सारे आर्टिकल्स बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 14 की लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन के अवसर की समानता यानी कि जब कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, ठीक है। समझ में आया? बहुत आसान तरीके से, ठीक है। इसमें कुछ पिछड़ों के लिए, आरक्षण के लिए भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उनको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इतना डीपली आपका इस एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न में आपको पूछा गया है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। 17, अस्पृश्यता का अंत। एक तरह से कहें तो फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और लगातार आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम हो उसमें फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल्स ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं 18, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत, उपाधियाँ कौन कौन लगा सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा से जुड़े लोग, ठीक है, जैसे आप कॉलेज में होते हैं तो मास्टर साहब, अध्यापक, ठीक है, आचार्य जी, प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, ठीक है, अन्य नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक। सुरक्षा से जुड़े हुए सिपाही, दरोगा, सैनिक, सोल्जर, हम लोग ऐसे नामों से पुकारते हैं, ठीक है। कमांडेंट, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, ये सब उपाधियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि इत्यादि लोग उपाधियाँ रख सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं रख सकता।
यहाँ पे एक और बात भी दी गई है कि विदेशी पुरस्कार या उपाधि रखने से पूर्व आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी मुद्दे पर किसी व्यक्ति अपने विचार और राय व्यक्त कर सकता है, ठीक है। वह चाहे बोलने यानी मुंह के द्वारा हो, लिखने के द्वारा यानी लेखन के द्वारा हो, मुद्रण, चित्रण, फिल्म आदि के द्वारा वो अपनी राय ज़रूर लिख सकता है किसी भी मुद्दे पर, ये स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में दिया हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। कैसा है इसको समझ लेते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मतलब कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा दोषी करार नहीं दिया जाता, ठीक है, दोषी करार नहीं दिया जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोर्ट के द्वारा जब तक आपको दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक आप दोषी नहीं है, ये कहता है आर्टिकल 20। और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। कि एक गलती की एक सज़ा, दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है। एक गलती की बार बार सज़ा आप नहीं दे सकते, एक गलती की एक सज़ा। सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले के बाद के कानून के आधार पर। जो उस समय कानून में अगर कोई छूट दी गई हो या फिर उस कानून में दंड काफ़ी प्रभावी किया गया हो तो उसके आधार पर दी जाएगी, उस कानून के पिछले वर्जन के आधार पर नहीं, ठीक है, जो पहले था। तीसरा है सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, जिसे आत्म अभिशंसन कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 21, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक संरक्षण, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये कहता है आपका आर्टिकल 21। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 21 का ए, यानी कि 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखिए अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय ये आर्टिकल आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है और आपके हर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 21 का ए, ये आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके साथ अनुच्छेद 45 भी जोड़ा गया और एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया 11वां, ठीक है। 21 के ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन से यह जोड़ा गया है आर्टिकल। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। निरोध यानी कि हिरासत में संरक्षण किस प्रकार से है भाई, देखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को
मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है, ठीक है, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पहली कौन सी है? व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट यानी कारण बताना। दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट न्यायालय में सासरीय प्रस्तुत करना। तीसरा है उससे पहले मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रवेश करना, चाहे अवकाश हो, चाहे वो कितनी भी दूर यात्रा करके आए, ठीक, 24 घंटे के अंदर उसके थाने में उसको लेकर जाकर रखना नहीं है। आपको 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के अंदर और या फिर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। उसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील रखने का अधिकार, ठीक है, ये बताता है आर्टिकल 22 कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति है तो उसको भी स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद बात करते हैं मानव दुर्व्यापार। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध, ठीक है, तो हम देखेंगे मानव दुर्व्यापार क्या है और बालात श्रम क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं मानव दुर्व्यापार। किसी मानव को, ठीक है, किसी मानव को, वो स्त्री पुरुष या बालक बच्चा बालिका कुछ भी हो सकता है, किसी भी मानव को वस्तुओं के समान क्रय विक्रय करना मानव दुर्व्यापार कहलाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो 5 रुपये की टॉफ़ी ली, क्रैक्स लिया, कुरकुरे लिए, नटखट लिया, ठीक, कुछ भी इत्यादि सामान लेते हैं, उस प्रकार जिस प्रकार वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उस प्रकार मानव का नहीं कर सकते, ये कहते हैं मानव दुर्व्यापार, ठीक है। अब बालात श्रम, जिसे बेगार भी कहते हैं, यानी कि भुगतान रहित बालात श्रम, यानी कि आपने काम किया, ठीक है, आपने 100 रुपये का काम किया, आपने 600 रुपये का काम किया, लेकिन आपको वो राशि नहीं दी गई, यानी भुगतान रहित राशि, आपके श्रम की भुगतान रहित, यानी कि आपको आपका श्रम के आधार पर आपको भुगतान नहीं किया, इसे बालात श्रम कहते हैं, ठीक है। प्रतिषेध, ठीक है, रोक लगाता है, जैसे कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून 1976 में, ठीक है, बंधुआ मजदूर होते थे, ठीक है, उन्हें ले लिया जाता था, फिर उन्हें सिर्फ खाना दिया जाता, उनकी मजदूरी का उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता, रुपया पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि बंधुआ मजदूर थे। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में, खानों में अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि 14 वर्ष से कम वर्ष के वायु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इन्हें शिक्षा अनिवार्य मिलनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा आर्टिकल 21A, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे के आर्टिकल्स में। आर्टिकल 25 अंतःकरण की चर्चा, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी अबाधा के, ठीक, अबाधा बिना बाधा के, ठीक है, किसी भी धर्म मानने का अधिकार, ठीक है, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसी आर्टिकल के तहत सिखों को कृपाण यानी कि तलवार जो रखते हैं रखने का अधिकार है, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका चोटी रखने की स्वतंत्रता मिलती है। आर्टिकल 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एसएससी में भी पूछा गया कि सिखों को कृपाण, ठीक है, रखने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस प्रकार से है इसको भी समझेंगे कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, तो उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि, ठीक है, और संस्कृति, कल्चर,
को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा, हृदय संरक्षक, प्रतिभूति भी कहते हैं। एक तरह से कहा जाए, मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। ठीक है, यानी कि आपके इन 6 जो अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, मूल अधिकार दिए गए हैं, इनमें से कोई भी अधिकार आपका प्रभावित होता है किसी भी काम से, तो उसके लिए आप इस आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो इसमें 6 प्रकार की रेट भी दी गई है और किस आर्टिकल से आप क्या कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 से जो संवैधानिक उपचार है, उससे सीधे जाकर आप अपने मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट जाने के लिए आपको 226 आर्टिकल जो है उसका उपयोग करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226। 5 प्रकार की रिटें हैं। कौन कौन सी रिटें हैं आपको मैं बता रहा हूँ। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 रिटें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 39। प्रत्येक नागरिक, राज्य, प्रत्येक नागरिक चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, सम्मान कार्य के लिए समान वेतन वो प्रोवाइड करेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इनमें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मैंने 39 आर्टिकल बताया। अब देखते हैं राज्य निर्देशित तत्वों का उद्देश्य क्या था, क्यों उन्हें संविधान में लाया गया। उद्देश्य यह था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। उसके बाद उद्देश्य यह भी था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और समाज की भलाई के लिए काम करना। ठीक है, 39 सभी के लिए समान कार्य और उस कार्य के लिए समान वेतन राज्य देगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ये आर्टिकल आपका जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे संविधान में लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है संविधान संशोधन से कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो संविधान संशोधन 42वां। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 40 में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल आपके लिए, अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की एग्ज़ाम दे रहे हैं या लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना आर्टिकल 40 में। ये आर्टिकल गांधी जी के ग्राम स्वराज और गांधीवाद से प्रेरित था। ठीक है, इसलिए राज्य अपने राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 41 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, राज्य काम देगा, शिक्षा देगा, लोक सहायता देगा। इसी आर्टिकल के तहत मनरेगा 2005, जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, इसी आर्टिकल के तहत लाया गया था। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 44। राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
का जिक्र आर्टिकल 44 में किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। देखिए, इस सारे आर्टिकल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल्स तो काफ़ी ज़्यादा है, इतने आर्टिकल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण है जिन्हें आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको पता लग जाता है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अब देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 संविधान संशोधन 86वां 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, यानी कि राज्य जो है शिक्षा का प्रबंध करेगा, इस आर्टिकल में जोड़ा गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 48 का 48 का क्या कहा गया है। 48 का राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का ध्यान रखेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की देखभाल, संरक्षण, रक्षा करेगा। कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। 48 का यह 42वें संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब हुआ? 1976 में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण को दिखाता है? तो वो आर्टिकल 50 है। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। क्लियर? ये तो थे आपके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा और भी कई आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। अब बात करते हैं भाग का मूल कर्तव्य। आर्टिकल 51 का इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे, फिर एक मूल कर्तव्य जुड़ा तो वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी समिति थी जिससे मूल कर्तव्य जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य है। जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से, तब कुल 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगर आप इन्हें नहीं मानते हैं, राज्य इन्हें नहीं मानते, तो किसी भी प्रकार का दंड की प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य 51 का। ठीक है, 51 का। अब देख लेते हैं कि 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, इस पर भी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श संस्था, जो उसकी आदर्श संस्था है, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि का सम्मान करना। ठीक है, संविधान का पालन करना,
उसके आदर्श संस्था, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य संस्थाएं, आदर्श संस्थाएं, उनका सम्मान करना। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ठीक है, मूल कर्तव्य 1 में कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मूल कर्तव्य जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उनके आदर्शों का पालन करना, यह मूल कर्तव्य दूसरा है। ठीक, ज़्यादातर है मूल कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते, ये सब देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य 51 के काम में दिया गया है। ठीक है, मैं कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत बताना चाहूँगा। उसके बाद बात है तीसरे मूल कर्तव्य, देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मूल कर्तव्य है देश के लोगों में समता, मेल मिलाप और भाईचारा बनाए रखना। छठा मूल कर्तव्य देश की समृद्ध और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। सातवां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। पर्यावरण, आठवां जो मूल कर्तव्य है पर्यावरण, वन एवं तथा वन्य जीव की रक्षा करना। नवां मूल कर्तव्य सार्वजनिक यानी सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 11वां जो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 3 चीज़ें जोड़ी गई। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में 21 का ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ज़रूरी थी, मुफ्त भी थी। फिर डीपीएसपी में जोड़ा गया, आर्टिकल 45 में कहा गया कि राज्य जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51 के काम है। 11वीं ड्यूटीज़ जो है वो है कि अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देगा, यह उसका कर्तव्य होगा। ठीक है, अब आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल्स 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अब राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, नाम मात्र, औपचारिक प्रधान। ठीक, औपचारिक, ऑफिशियल आप कह सकते हैं। वास्तविक केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। आर्टिकल 55, भाई कौन सी पद्धति है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति चुनाव में। वही सेम पद्धति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, STS। ठीक है, STS ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि आर्टिकल 57 कहता है कि एक राष्ट्रपति बना, फिर उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, फिर वही राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बनेगा, तो उसके लिए अर्हता और पात्रता बताई गई है। ठीक है, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए आपके लिए पहले क्या होना चाहिए, योग्यता आपके लिए क्या होनी चाहिए। पहली बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्तावक
50 अनुमोदक, वो चाहे संसद के लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 60, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है या प्रतिज्ञान। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन में लोग रहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। इसका भी हल मैं आपको बताऊंगा। अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ना हो, इस पर भी बात करते हैं, तो आपको पता ही चल गया हो कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो, तब कौन शपथ दिलाएगा? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर उपस्थित है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कोर्ट में शेष 33 न्यायाधीशों में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 राष्ट्र पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में है। महाभियोग का शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग हो सकता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? जैसे कि विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में, यानी कि दूसरे देश के प्रभाव में आने से। ठीक है, कि जैसे कि भारत का राष्ट्रपति है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के प्रभाव में या उसके अंडर में जाता है तो कुछ गलत कदम उठा दे, इसलिए महाभियोग लगाया जा सकता है। कहने का उदाहरण मैं बता रहा हूँ। और संविधान में अतिक्रमण के आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, 1/4 मत से, पारित 2/3 मत से किया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर 14 दिन के बाद वोट डाले जाएंगे, 2/3 बहुमत से पारित होता है तो उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66, निर्वाचन वही एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम यानी STS, याद रखिएगा। वही समान प्रक्रिया जो राष्ट्रपति में होती है वही उपराष्ट्रपति में होती है। आर्टिकल 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य कार्यों का निर्वहन। इसको समझेंगे। आर्टिकल 70 में कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य कार्यों का निर्वहन, मतलब कि ऐसी स्थिति जब राष्ट्रपति नहीं होता है, ठीक है, ना हो, ठीक है, उस स्थिति में इस आर्टिकल का प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, कार्य करेगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से जुड़े विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से जुड़े विवादों को, चाहे निर्वाचन हो चाहे उससे जुड़े कोई भी विवाद हो, उसे सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 72 में याद रखिएगा, सिर्फ राष्ट्रपति को दी गई है, राज्यपाल को भी दी गई है क्षमादान की शक्ति। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, जब आर्टिकल आएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा सहायता और सलाह के लिए, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होगी।
ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेगा। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। क्वेश्चन ये रहता है कि मंत्रिपरिषद का जिक्र और प्रधानमंत्री का जिक्र किस आर्टिकल में हुआ है, तो आर्टिकल 74 याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। एक तरह से कहें तो महान्यायवादी भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है। ठीक, सरकार का वकील भी कह सकते हैं। भारत सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करना, और यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत आता है, संवैधानिक पद है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी और प्रथम विधिक अधिकारी भी होता है। ठीक, ये कुछ पॉइंट थे अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है। योग्यता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल कुछ निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह तक उसे रख सकता है। ठीक है। महान्यायवादी जब वो त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। इतना चीज़ काफ़ी है आपको समझने के लिए। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति। इनमें से 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन या फिर राज्यों का परिषद भी कहा जाता है, राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन है, लोगों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। संसद भवन का निर्माण एडमिन लुटियंस और विकर्ड ने किया। ठीक है। पार्लियामेंट का शब्द फ्रांस से लिया गया और संसद की जननी यूके को कहा जाता है। ठीक है। भारत का संसद का निर्माण 1927 से शुरू हुआ था। ठीक है। 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, स्थायी सदन, राज्यों की परिषद, इसका वर्णन राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य 245, कुल सीटें हैं 250। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, यानी कि निम्न सदन, जिसे हम लोग कहते हैं अस्थायी सदन भी कहते हैं और लोगों का भी सदन कहते हैं। कुल सीटें वर्तमान में 545। ठीक है। लोकसभा की संरचना के संबंध में यह आर्टिकल है 81। तो दोस्तों ये आपका 1 से 81 तक के आपको आर्टिकल कराने की कोशिश की गई है, और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आपको जितने इसके अलावा आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। इसके बाद मैं एक या 2 वीडियो संविधान संशोधन के संबंध में आपको दूंगा, कुल कितने संविधान संशोधन हुए और कितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं। ठीक है। अनुसूचियों के बारे में वीडियो आएगा। ठीक है। तो आप
ऐसा करिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।